नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी की। क्षेत्रीय पार्टियां बनना लोकतंत्र में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस के नेताओं ने निरंतर पार्टियां खड़ी की हैं दोस्तों, और लेकिन आज हम जिस पार्टी का जिक्र करेंगे वो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी और उसका नाम था हरियाणा लोक समिति। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए, बहुत रोचक जानकारियां इसमें मिलेंगी। हरियाणा लोक समिति हरियाणा में एक समय भूचाल की तरह आई थी, जिसने सारे पार्टियों के वजूद को चुनौती दे दी थी और अच्छी खासी सफलता भी हासिल की थी। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट के चलते हरियाणा लोक समिति का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि विशाल हरियाणा की बात तो सिरे नहीं चढ़ी थी, लेकिन इस आंदोलन ने हरियाणा के जो लोग थे उनके मन में अलग हरियाणा का बीज बो दिया था दोस्तों। और बीज जब जिस चीज का डल जाता है, फिर उसको अनुकूल एनवायरनमेंट मिलने पर वो पनपता है। जनता के मन की बात को भांपकर जो राजनेता जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, फिर जनता भी उनको सिर आंखों पर बैठाती है। और इसी सोच का नतीजा थी हरियाणा लोक समिति। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर कोई राजनेता असफल होता है तो उसमें उसकी निष्क्रियता का ज्यादा योगदान होता है, जो मुद्दों को नहीं भांप पाता है। 1960 में हरियाणा लोक समिति नामक नई पार्टी जो बनी थी, इस पार्टी के प्रधान प्रोफेसर शेर सिंह बने थे और उप प्रधान जगदेव सिंह सिद्धांती को बनाया गया था। मंत्री का जो पद था वो महाशय भरत सिंह को सौंपा गया था। तो इस तरह यह पार्टी बनी। एक प्रकार से यह पार्टी हरियाणा के प्रमुख आर्य समाजियों के सहयोग से निर्मित पार्टी थी और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के हितों की सुरक्षा के साथ साथ हरियाणा नामक अलग प्रदेश के निर्माण के लिए वातावरण बनाना भी इसका काम था। पंजाब में भी उस समय अलग पंजाबी सूबा बनाने के लिए सिख राजनीति में अकाली बहुत सक्रिय हो गए थे। इसी सक्रियता का परिणाम यह निकला था कि पंजाबी सूबा बनाने के लिए संत फतेह सिंह ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी थी। इसी समय मास्टर तारा सिंह ने दिल्ली में एक भाषाई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस कॉन्फ्रेंस का प्रधान जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी बहुत गजब के आदमी थे। उन्होंने अपने जमीनें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दी थी। इस कॉन्फ्रेंस में नंबूदरीपाद, एम जोशी, प्रोफेसर शेर सिंह जैसे व्यक्ति भी आमंत्रित किए गए थे। मास्टर तारा सिंह ने प्रोफेसर साहब को इस कॉन्फ्रेंस में भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को रखने के लिए कहा। प्रोफेसर साहब ने भाषा संबंधी प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सबसे पहले तो अकालियों को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि यदि पंजाब हिंदुओं की भाषा पंजाबी है तो इन्हें अपनी मातृभाषा को देवनागरी अथवा गुरुमुखी, जिसमें ये चाहे लिखने की छूट होनी चाहिए, ये हमारा मूल अधिकार है। दूसरा, अकालियों को यह साफ कर देना चाहिए कि यदि हरियाणा की भाषा पंजाबी नहीं है तो उसे अलग प्रदेश बनाना है तो इस क्षेत्र पर पंजाबी मत सौंपें। प्रोफेसर साहब के प्रस्ताव को सुनकर मंच पर बैठे अकाली नेता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो आपस में खुसर फुसर होने लगी कि इन आर्य समाजियों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, ये तो उल्टे हमें पाठ पढ़ा देते हैं। मंच पर बैठे किसी अकाली नेता ने प्रोफेसर साहब का समर्थन नहीं किया, किंतु कांग्रेस के नेता नंबूदरीपाद ने प्रोफेसर साहब के प्रस्ताव का समर्थन किया, जो अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार मास्टर तारा सिंह की वह भाषाई कॉन्फ्रेंस बिना किसी परिणाम के खत्म हो गई। मास्टर तारा सिंह की योजना को असफल बनाने का श्रेय जो है वो प्रोफेसर शेर सिंह को जाता है। पंजाब के हिंदुओं ने इस संबंध में प्रोफेसर शेर सिंह को बधाई भी दी थी। पंजाब प्रांत में हिंदू तथा सिखों के हित नौकरी के मामले में ज्यादा टकराते थे दोस्तों। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे दादाजी भी बताते थे कि पटियाला तक के सिख सरदार हरियाणा में पटवारी की नौकरी किया करते थे, कंडक्टर भी सरदार होते थे। हमारे लोग नौकरियों के लिए तरसते थे और इस टकराट में सिख जो अपना प्रतिनिधित्व का ज्यादा हिस्सा ले जाते थे और हिंदुओं के नाम पर हरियाणा के निवासियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। नौकरियों के लिए तरस थी उस समय। हिंदुओं के नाम पर जो अधिकतम लाभ था वो जालंधर डिवीजन के हिंदू हासिल कर लेते थे और हमारे हरियाणा वालों को कुछ नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में शोर तो हरियाणा वालों को मचाना चाहिए था, लेकिन इनके साथ, क्योंकि पंजाब में भेदभाव तो इनके साथ हो रहा था,
परंतु अलग पंजाब के लिए शोर मचाया अकालियों ने कि हमारे सिखों के साथ भेदभाव हो रहा है, और यही बात हरियाणा के लोग सोच रहे थे कि नौकरियां हमें नहीं मिल रही, हिस्सा हमें नहीं मिल रहा और भेदभाव उनके साथ हो रहा है। तो अकाली राजनीति ने केंद्र सरकार को यह बाध्य कर दिया था कि वो सिखों के साथ होने वाले भेदभाव की जांच पड़ताल करवाएं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में सुप्रीम कोर्ट के जज SR दास को इस काम की पड़ताल के लिए नियुक्त कर दिया। इसी को हरियाणा और पंजाब की राजनीति के इतिहास में दास कमीशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो लोग इतिहास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। प्रोफेसर साहब ने हरियाणा लोक समिति के प्रधान होने के नाते कमीशन को यह ज्ञापन प्रस्तुत करने की तैयारियां आरंभ कर दी। इस काम में गांगटान गांव के डॉक्टर मित्र सिंह जी थे, रोहतक जिला था उनका, और उन्होंने सिविल सर्विसेज से संबंधित आंकड़े जुटाने में प्रोफेसर शेर सिंह की भरपूर मदद की। इस प्रकार विकास कार्यों के जो आंकड़े थे उनको संग्रह करने के लिए हरियाणा लोक समिति के अन्य व्यक्ति लग गए। हरियाणा क्षेत्र के साथ अन्याय होने के दस्तावेजों का एक पुलिंदा तैयार किया गया दोस्तों, और इस सारी सामग्री को एक ज्ञापन के रूप में निबंधित करके प्रोफेसर शेर सिंह ने दास कमीशन की टेबल पर रख दिया। कमीशन के सामने लगभग 1.5 घंटे तक हरियाणा के हितों के साथ अनदेखी खिलवाड़ पर बहस की गई। वहां उपस्थित अकाली नेता प्रोफेसर शेर सिंह द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और बातों को सुनकर धीरे धीरे खिसकने लगे। दास कमीशन की संस्तुति हरियाणा के पक्ष में रही। प्रोफेसर शेर सिंह द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन इतना तथ्यपूर्ण था कि अगले चुनाव में इसको आधार बनाकर प्रत्याशियों ने मतदाताओं से अपील की थी। हरियाणा लोक समिति के निर्माण से प्रोफेसर साहब ने केवल मात्र कांग्रेस के अनुयायी के रूप में इनकी पहचान थी, परंतु हरियाणा लोक समिति का जब निर्माण हो गया तो एक इंडिपेंडेंट नेता के रूप में इनकी छवि उभर कर सामने आई। हरियाणा की राजनीति में प्रोफेसर शेर सिंह ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने सबसे पहले एक स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था। तो हरियाणा की पहली पार्टी का अगर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो पहली क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा लोक समिति पार्टी थी। इसने जनता ने इसके महत्व को पहचाना और प्रोफेसर साहब को मान देना शुरू कर दिया। लोगों ने हरियाणा के अधिकारियों के लिए इन्होंने अपनी ताकत जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। 1962 का चुनाव सिर पर था और प्रोफेसर साहब की सक्रियता और बढ़ गई थी। 1962 के चुनाव में प्रोफेसर साहब हरियाणा लोक समिति के प्रत्याशी के रूप में स्वयं अपने जो पूर्व निर्धारित विधानसभा क्षेत्र है झज्जर था, वहां से खड़े हो गए और अन्य क्षेत्रों में भी समिति के प्रत्याशियों को खड़ा किया गया। हरियाणा लोक समिति का जो चुनाव निश्चय चिन्ह है दोस्तों, वो उगता हुआ सूर्य था। प्रोफेसर साहब के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी ने पंडित भगवत शर्मा को झज्जर से खड़ा किया। और यहां मैं बताना चाहता हूं कि पंडित भगवत शर्मा जी ने झज्जर से जब टिकट मांगी थी तो पंडित नेहरू ने भी कहा था कि वहां से खड़े मत होना, क्योंकि वहां प्रोफेसर है, तुम हार जाओगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है दोस्तों, हारे प्रोफेसर शेर सिंह। हरियाणा लोक समिति को उस समय जमींदारा पार्टी का दूसरा स्वरूप बताकर मतदाताओं में जाति पाति का एक नारा लगाया गया। ये चुनाव जातिगत आधार पर पूरी तरीके से बटा हुआ था दोस्तों। चुनाव तो शांतिपूर्ण ढंग से हो गए थे, परंतु वोटों की गिनती के समय 20-25 हजार लोगों का समूह वहां पर इकट्ठा हो गया था। गिनती के समय प्रोफेसर साहब की वोटों को जब ऐसा वहां पर सूचना मिली लोगों की कि जानबूझकर अवैध घोषित किया जा रहा है, तो वो बहुत उत्तेजित हो गए और प्रोफेसर साहब को बुलाकर कहा कि प्रोफेसर साहब, अगर आपके साथ ऐसा किया गया और तो हम गिनती नहीं होने देंगे। और ऐसा कह के वो गिनती करने के स्थान की तरफ शोर मचाते हुए हाथों में जड़ी गंडासी लेकर चल पड़े। प्रोफेसर साहब ने स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर कहा कि घबराओ नहीं भाइयों, आप जीत रहे हो, मैं जीत रहा हूं, मुझे एक तार दे के आना है और मैं ये आया, ये गया और ये आया। और वो गुरुकुल झज्जर की तरफ चल पड़े। प्रोफेसर शेर सिंह के जाने के कई घंटे बाद चुनाव परिणाम घोषित हुए और इस चुनाव में पंडित भगवत शर्मा को करीबन 1000 मतों से विजयी घोषित किया गया। प्रोफेसर साहब को विश्वास हो चला था कि इनको जानबूझकर हराया गया है, लेकिन वो कर क्या सकते थे। ऐसी स्थिति में यदि कोई और नेता होता तो भीड़ की उत्तेजना को अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करता, खून खराबा करवाता, परंतु प्रोफेसर शेर सिंह ने पढ़े लिखों वाला काम किया, कोई खून खराबा नहीं होने दिया। अपने शांत और सौम्य स्वभाव से लोगों को समझा बुझाकर खून खराबे की भयावह स्थिति को टाल दिया। हरियाणा की राजनीति में यह टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। अगर प्रोफेसर शेर सिंह उस चुनाव में जीत जाते और पंडित भगवत दयाल शर्मा हार जाते तो हरियाणा को पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा नहीं मिलते। इसी चुनाव में नारे लगे थे कि मैं
उनके डोगे और खंडवे खुट्टी पर टंगवा दूंगा। हरियाणा लोक समिति के टिकट पर उस समय 6 एमएलए जरूर बने थे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा लोक समिति के प्रत्याशी जगदेव सिंह सिद्धांती विजयी रही थे। हरियाणा लोक समिति था हिंदी आंदोलन के कारण जो वातावरण हरियाणा क्षेत्र में बना था, उसका पूरा लाभ जनसंघ पार्टी को भी मिला था। जनसंघ ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हरियाणा का जो क्षेत्र था उसमें लोकसभा के लिए स्वामी रामेश्वरानंद, चौधरी लहरी सिंह और चौधरी युद्धवीर सिंह को खड़ा किया था। ये तीनों ही प्रत्याशी आर्य समाजी होते, आर्य समाज से संबंध रखते थे और इसके साथ साथ हरियाणा के हितों के लिए जूझने वाले लोग थे, ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जमीनी पकड़ थी। इस प्रकार के लोगों ने इन्हें जनसंघ का कम और हरियाणा लोक समिति का प्रत्याशी समझकर वोट डाले थे। चुनाव में ये तीनों भी जीत गए थे। दोस्तों 1962 के चुनाव में चौधरी देवीलाल भी प्रताप सिंह कैरो से मतभेद होने पर कांग्रेस छोड़कर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनकर एमएलए बने थे। 1962 के चुनाव में हरियाणा क्षेत्र की कुल 54 सीटें थी दोस्तों, और 23 सीटें कांग्रेस के विरोधी व्यक्तियों ने उस समय जीती थी। इससे चौधरी देवीलाल का उत्साह बढ़ा। इनके मन में हरियाणा के प्रति होने वाले सौतीले व्यवहार से सदा ही इनको मनी मन खिन्न रहती थी। ये कुछ ऐसे साथियों की इनको जरूरत थी जो सच्ची लगन से हरियाणा के हितों के लिए लड़े जाने वाली लड़ाई में इनका साथ दे सकें। चौधरी देवीलाल की कसौटी पर प्रोफेसर शेर सिंह पहले भी खरे उतर चुके थे और उन्हें अब भी खरे उतरना था, तो ये जोड़ी मिलकर लग गई अलग हरियाणा के निर्माण पे। ऐसे कर्मठ और विश्वासी साथी का चुनाव में हार जाना चौधरी देवीलाल को अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने कोशिश करके प्रोफेसर साहब को एमएलए की वोटों द्वारा फिर एमएलसी बनवा दिया। तो एमएलए तो नहीं बन पाए, लेकिन एमएलसी के रूप में उनको चौधरी देवीलाल ने भिजवा दिया। प्रोफेसर साहब ने हरियाणा लोक समिति के विचारों को प्रगति देने के लिए तथा हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए 1962 में दिल्ली से जागृत हरियाणा नामक समाचार पत्र निकाला। इस अखबार का संपादक रघुवीर सिंह शास्त्री को बनाया गया। 1964 में श्री वेदवर्त शास्त्री ने भी साप्ताहिक अखबार का संपादन किया। यह अखबार 1967 में बंद कर दिया। तो इस तरीके से हरियाणा के रोहतक क्षेत्र के 3 लोगों ने अपने अखबार निकाले थे। एक थे चौधरी छोटूराम जिन्होंने हरियाणा गजट निकाला, एक थे पंडित श्रीराम शर्मा जिन्होंने हरियाणा तिलक निकाला, और प्रोफेसर शेर सिंह जिन्होंने हरियाणा जागृत अखबार निकाला, जिसको 1967 में बंद कर दिया गया। तो ये थी दोस्तों हरियाणा लोक समिति के चुनाव की कहानी। कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम हरियाणा निर्माण की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा ये प्यारा हरियाणा बना तो किन शर्तों पर बना, कैसा माहौल उस समय था, किन किन लोगों ने कोशिश की और क्या क्या राजनीति उस दौरान हुई। दोस्तों 3 बजे के इस वीडियो में हम इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। जरूरी ये है कि आप लोग साथ दें, आप लोग अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करें। आप देख रहे हैं, दूसरों को इस बारे में बताएं। मेरे लिए बहुत आसान है दोस्तों, कहीं भी खड़ा हो गया माइक लेकर, कुछ भी अंट संट जो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड किया, इस पर डाला, उसी को आजकल व्यूज मिलते हैं, उसी को लोग देखते हैं। लेकिन वो एक आम यूट्यूबर की कहानी है दोस्तों। मैं पत्रकार हूँ, पिछले 17-18 साल से हरियाणा की पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि कुछ भी मैं आपको दूं, वैसी सामग्री होनी चाहिए जो हमें हमारे हरियाणा के राजनीतिक इतिहास से परिचित कराए। इसके साथ ही भविष्य में अगर हमारे बच्चे भी इसको देखें तो वो जाने कि किस तरह के लोग होते थे, किस तरह की राजनीति होती थी, क्या इसकी कहानी है। आसान काम सामान्य लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन मुश्किल काम वो लोग करते हैं जिनके मन में कुछ करने की लगन हो। और ये लगन मेरी पैदा हुई है क्योंकि मुझे आप जैसे साथी मिल रहे हैं जो इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ऐसे दौर में, जब कुछ भी देखने वालों के दौर में अगर अच्छी चीज़ें जगह बना रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग अच्छी चीज़ें भी देखना चाहते हैं। तो ऐसी अच्छी चीज़ें देखने वालों के लिए ये वीडियो की पहुंच बनाए, 4-5 लोगों तक आप शेयर करके मेरी इसमें मदद करें ताकि अच्छा फैलाव हो। मेरे साथ साथ हरियाणा की राजनीति के ऐसे पहलू है, अगर कि 100 आदमी भी इस काम में लगें तब भी ये कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह देखने की या इस तरफ देखने की किसी को फुर्सत नहीं है, क्योंकि युद्ध तो लाइक और व्यूज का चल रहा है दोस्तों। इस लाइक और व्यूज के युद्ध में जो शुद्ध चीजें हैं वो छूटती जा रही हैं। आप और मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इन शुद्ध चीजों को लाया जाए ताकि लोग अच्छा देखें, अच्छे विचार पनपें, अच्छे दौर आएं, अच्छे लोग आएं। हो सकता है कोई युवा पीढ़ी का व्यक्ति इन चीज़ों को देखकर राजनीति में भी आए, तो अच्छा दौर चले, यही हमारी कोशिश है।
कल के वीडियो में फिर हम इस अलग हरियाणा निर्माण की कहानी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, शुभकामनाएं। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।